Welcome students. Today we will discuss the metal carbonyls. In metal carbonyls, uh, uh, the ligand is carbon monoxide and it is connected with the transition metal. The carbon monoxide is a widely used ligand in the organometallic chemistry. It is not a very strong base, but it forms the strong bond with the metal atom, which having zero oxidation state -1 and +1 generally. The complex formed with metal carbonyl is quite often stable with respect to the dissociation, substitution and the oxidation. The complex carrying the carbonyl may bind with the carbonyl as a terminal or in the bridge form. The number of carbonyl in the complex depend on the how metal complex can get the 18 electron configuration. Almost 99% of जो metal carbonyls हैं they are following the 18 electron rule. Now we discuss the classification of metal carbonyls. The classification on the basis of ligand. The metal carbonyl can be classified into two types. One is a homoleptic carbonyl complexes and another is heteroleptic carbonyl complexes. Homoleptic carbonyl complexes means the complex in which a metal is bonded only with the carbonyl ligand. For example, NiCO4, CrCO6. Here you can see a single metal atom only surrounded by a single type of ligand. जो ligand यहाँ पे present है उसका नंबर 4 है in case of NiCO4 और चारों के चारों ligand जो आपके कार्बोनिल है. तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे उनको हम होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं. नेक्स्ट इज हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस. द कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू द CO and other than the CO ligand also, such as PR3, PPH3, PF3NO. कार्बोनिल के अलावा ये ligand भी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल NiCO3, PPH3. अपर वन केस में NiCO4 था, उसमें से एक CO को रिप्लेस कर दिया गया तो वहाँ पे बना NiCO3, PPH3. तो और ये जो कॉम्प्लेक्स बना दैट इज हेट्रोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल एटम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं उनको टू टाइप में क्लासीफाई किया है फर्दर. मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स एंड द पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स. तो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है, आपका एक मेटालिक एटम जो होता है वो कार्बोनिल लिगेंड से सराउंडेड होता है. इसमें आपका कार्बोनिल लिगेंड कोई भी ब्रिज कार्बोनिल लिगेंड नहीं होता, जैसे कि NiCO4, CrCO6, FeCO5. इसमें एक एक मेटल एटम प्रेजेंट है और ईच कार्बोनिल इज टर्मिनली प्रेजेंट. नॉट मतलब हम टर्मिनल वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ ब्रेजिंग नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज पोलोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स. इसमें क्या होता है कि आपका मोर देन टू मेटल एटम जो होता है कॉम्प्लेक्स कैरी करता है. And polynuclear metal carbonyls are further classified into homonuclear metal carbonyls and the heteronuclear metal carbonyls. As a name suggests, homonuclear means a same metal atom present in the complex. If metal atom or more than two metal atom are present in complex, then if they are of the same element like Fe2CO9, both the metal atom are iron. Mn2CO10, both the metal atom are manganese. सो अगर इस तरह का आपका कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें दोनों मेटल एटम एक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा होता है तो हम उसको होमोन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं. और अगर आपका जो होता है मेटल जो होता है डिफरेंट होता है, टू मेटल्स या मोर देन टू मेटल आर ऑफ डिफरेंट नेचर, तो हम उसको हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं. लाइक MnCO4, यहाँ पे दो मेटल आइटम प्रेजेंट है, मैग्नीज एंड कोबाल्ट. फिर ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल विद द मोर देन टू मेटल एटम और टू मेटल एटम, द पोलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल इज फर्दर क्लासिफाइड एज नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल एंड द ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स. नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है कि आपका जो CO लिगेंड है वो दोनों मेटल एटम के बीच में ऑल्दो MM बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन वो जो CO है वो दोनों मेटल को कनेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों मेटल के ऊपर टर्मिनली वो जो CO है वो अटैच्ड होता है. तो ऐसे को कहते हैं हम नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स. और दूसरा होता है ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स. इसमें क्या होता है कि मेटल मेटल बॉन्ड के साथ साथ में जो कार्बोनिल है वो भी दोनों मेटल को कनेक्ट कर रहा होता है, ब्रिज कर रहा होता है. तो ऐसे केस को हम कहते हैं ब्रिज्ड कार्बोनिल और कॉम्प्लेक्स. और ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि केवल ब्रिज्ड फॉर्म में ही कार्बोनिल वहाँ पे प्रेजेंट होगा,
वो टर्मिनल फॉर्म में भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। दोनों फॉर्म में जो होता है ब्रिज्ड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में कार्बोनिल प्रेजेंट होता है, ब्रिज्ड फॉर्म में भी और टर्मिनल फॉर्म में भी। ब्रिज्ड फॉर्म में उसका नंबर कम होता है, टर्मिनली उसका नंबर जनरली ज़्यादा पाया गया है कॉम्प्लेक्सेस में। सो इस ये जो है मेटल कार्बोनिल्स की क्लासिफिकेशन थी, जिसको हमने लीगेंड बेसिस पे, मेटल के नंबर के बेसिस पे और कार्बोनिल की अटैचमेंट के बेसिस पे देखा है। नाउ वी टॉक अबाउट द बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनिल्स एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एज यू नो कि मेटल कार्बोनिल्स में दो पार्ट है, मेटल एंड कार्बोनिल। कार्बोनिल लीगेंड में किस तरह का बॉन्डिंग हो रहा है फर्स्टली वो हम डिस्कस करते हैं, देन मेटल के साथ वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एज यू नो इट इज़ अ जनरल रूल, जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, सिमिलर एनर्जी होती है, क्वाइट डिफरेंस आता है उसमें थोड़ा बहुत जैसे, तो उस एटम की ऑर्बिटल जो होती हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन की 2s एंड 2p z ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और सेम सिमेट्री होने की वजह से, क्वाइट सिमिलर सिमेट्री होने की वजह से दे गेट मिक्सअप और वो 2sp z ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती है। So here the ammo diagram of CO molecule, on this side C atomic orbital are represented and on this side oxygen atomic orbital are represented. So when we talk about the ammo, so 1s of carbon and 1s of oxygen both carrying the two electrons and they form by overlapping one bonding and one anti-bonding. Each bonding and anti-bonding carry two electrons and that's why the bond order comes out to be 0. So we not use the non-valence orbital in the calculation of bond order. So we talk about from the वैलेंस ऑर्बिटल, इसके ऊपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर होती है वो मिक्स हो जाती है, तो जो कार्बन की 2s है और कार्बन का जो 2pz है उसकी एनर्जी सेम होती है, जिसकी वजह से वो मिक्सअप करके 2sp z ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती है। दीज आर ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन है उसके भी जो 2s और 2pz ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है, तो वो अगेन वो भी 2spz ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वो कैसे फिल होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ कार्बन, और जो 2p होती है उसमें जो होता है आपका pz में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, px में py जो होता है वैकेंट होगा, px में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इस तरह का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन में अगर बात करें तो ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद उसके 2p में पी एक्स में उसके सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, पी वाई में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी जेड में उसके सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका। तो अब देखते हैं कि मिक्सिंग से जो कार्बन पे 2 नए ऑर्बिटल जनरेट हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे। अब अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इन नई फॉर्म ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका ऑक्सीजन में भी ऐसा ही होगा। ऑक्सीजन के 2s इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लोअर 2sp z जो जनरेट हुआ है उसमें फिल होंगे और जो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन था वो अपर एनर्जी 2sp z में फिल हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, अब इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा टू फॉर्म द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा आप देखिए, एक बात ये होती है, जनरल बात है ये भी, जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी एनर्जी लोअरली लाई करती है कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की। एज यू नो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ऑक्सीजन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है यू कैन सी हेयर, उनकी एनर्जी जो होती है सिमिलर ऑर्बिटल की एनर्जी कार्बन की ऑर्बिटल से कम है। सपोज कार्बन का भी 1s है और ऑक्सीजन का भी 1s है, तो 1 1 के अकॉर्डिंग दे आर ऑफ सिमिलर एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से 1s ऑफ ऑक्सीजन लोअर लेवल पे लाई करता है और 1s ऑफ कार्बन हाई एनर्जी का होता है। ठीक है, तो अब बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो आप देखिए जो आपका ऑक्सीजन का 2sp z था, लोअर एनर्जी जो 2sp z क्रिएट हुआ था उसका, और जो कार्बन की लोअर एनर्जी का 2sp z है उसमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है।
एमओ फॉर्मेशन के लिए या हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन होता है कि सिमेट्री मैच होती है और सिमेट्री मैच के साथ साथ जो एनर्जी होता है वो भी कंपेरेबल एनर्जी होना चाहिए ऑर्बिटल्स का. बट द गैप बिटवीन दीज टू एसपीजेड्स इज वेरी हाई. दैट्स वाई ऑक्सीजन टू एसपीजेड lower two sp-Z remains non-bonded and it forms sigma non-bonded orbital. The sigma non-bonded orbital carry two electron. Those are present in the lower two sp-Z orbital. After that, जो upper two sp-Z orbital of oxygen है that get overlap with the lower two sp-Z of carbon. उनका एनर्जी क्वाइट सिमिलर होता है, बिल्कुल इक्वल नहीं होता पर नियरली इक्वल होता है. तो वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं और उनकी सिमेट्री भी मैच कर रही होती है. तो टू एस पी जेड, लोअर टू एस पी जेड ऑफ कार्बन एंड अपर टू एस पी जेड ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म द सिग्मा molecular orbital. And the sigma molecular orbital is bonding molecular orbital. As I discussed, 2sp-Z जो अपर वाली होती है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इस 2sp-Z में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. आफ्टर दैट क्या होगा कि आपके कार्बन के ऊपर अपर 2sp-Z प्रेजेंट है बट ऑक्सीजन साइड में इस तरह की कोई ऑर्बिटल अभी लेफ्ट ओवर नहीं है 2sp-Z जैसा. और पी एक्स पी वाई से ये ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि उनकी एनर्जी सिमिलर उनकी सिमेट्री मैच नहीं करेगा. तो कार्बन 2sp-Z हायर एनर्जी 2sp-Z विल रिमेन्स अगेन नॉन बॉन्डेड एंड इट विल फॉर्म सिग्मा नॉन बॉन्डेड. एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे. जो मैंने बताया था कि 2sp-Z जो क्रिएट हो रही है उनमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट रहेंगे. आफ्टर दैट क्या होगा, जो कार्बन का 2px और 2py है और ऑक्सीजन का 2px 2py है वो आपस में ओवरलैप करेंगे बिकॉज इनकी एनर्जी भी क्वाइट सिमिलर है और इनकी सिमेट्री भी मैच करती है. तो ये चारों ऑर्बिटल ओवरलैप करके 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगी जिसमें से 2 pi1 pi2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगी और 2 pi3 pi4 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगी. अब मैंने आपको बताया था कार्बन के px में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. कार्बन px कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन pz ऑल्सो कैरी 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन py इज एम्प्टी. ठीक है, दिस px और pz तो नीचे s के साथ कंबाइन कर चुका है, sp-Z फॉर्म कर चुका है. तो और ऑक्सीजन के केस में क्या है कि ऑक्सीजन का x ऑल्सो कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन y कैरी 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन z कैरी 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है. अब उसके बाद px एंड py बचते हैं. तो जो px ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड px ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रही है वो अपने pi1 में इलेक्ट्रॉन फिल कर देती है. ठीक है, और जिससे कि एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे. ठीक है, जब लोअर 2sp-Z ऑफ कार्बन ने हायर 2sp-Z ऑफ ऑक्सीजन से ओवरलैप किया तब एक सिग्मा बॉन्ड इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच, एटम के बीच में बन चुका था. अब दूसरा बॉन्ड जो pi1 यहाँ पे बना है px ऑफ कार्बन एंड px ऑफ ऑक्सीजन के ओवरलैपिंग से बना है. दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया. उसके बाद बचती हैं दोनों पे py ऑर्बिटल्स. py ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज कम्प्लीटली वैकेंट एंड py ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इज फुली फिल्ड. सो व्हाट हैपन्स, जो py में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो डोनेट किए जाते हैं टू द वैकेंट pi2 मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड देयर इज अनदर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. बट दिस पाई बॉन्ड इज हैविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिंगल एटम. जो pi1 बना था उसमें दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, लेकिन pi2 में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दो वो py ऑफ ऑक्सीजन से आ रहे हैं. तो ये बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड ना बन के बल्कि डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे. इसको इस तरह से शो किया जाएगा. जो नीचे सिग्मा नॉन बॉन्डिंग क्रिएट हुआ था वो ऑक्सीजन ओरिएंटेड था, इसीलिए वो लोन पेयर जो है एज अ लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे. और जो अपर सिग्मा नॉन बॉन्डिंग क्रिएट हुआ था वो कार्बन ओरिएंटेड था, तो वो कार्बन के ऊपर लाई करेगी. सो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन दूसरा जो पाई बॉन्ड होता है उसमें कंप्लीट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसीलिए वो डेटिव बॉन्ड के थ्रू दिखाया जाता है. अब अगर इसकी पोलैरिटी के बारे में अगर बात करें मॉलिक्यूल की में, तो आपने देखा ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. इट मीन्स ऑक्सीजन मस्ट कैरी पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज आपने हमेशा देखा है ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर में एग्जिस्ट करता है. अगर वो 2 लोन पेयर नहीं रख रहा है, अगर एक लोन पेयर रख रहा है तो इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता. जो कार्बोनिल है आपका वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इट कैरी नॉट एनी चार्ज. इसका रीज़न क्या है
कि जब ऑक्सीजन ने अपना डेटिव बॉन्ड इसको दिया तब ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया था, नो डाउट। लेकिन इस यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगता है जो कि पोलैरिटी का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे होता है। आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑक्सीजन गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह की पोलैरिटी इस मॉलिक्यूल में अराइज होगी, जो कि अपर जो पोलैरिटी अराइज हो रही है उसकी बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आया था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो उसको कैंसिल आउट कर देता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था अपने इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आता है वो उस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। और ये जब मेटल एटम को डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, और या कहें कि जो इसका इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी है, और इट विल नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल एटम आफ्टर अटैचमेंट, बिकॉज ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। मैंने आपको बताया जब भी 2 इलेक्ट्रॉन कोई एटम देता है अपने नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो कभी भी मेटल को चार्ज एक्सर्ट नहीं करता है। अगर वो अपना सिंगल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस केस में उसके चार्ज वहाँ पे वो रखता है, फॉर्मल चार्ज वो कैरी करता है। So this is all about the carbon monoxide या carbonyl bonding. Now we talk about how this carbon monoxide ligand attached with the metal atom to form the metal carbonyls. होता क्या है कि आप मेटल के ऊपर दो टाइप के, इफ़ यू टॉक अबाउट द इन जनरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे T2G सेट एंड EG सेट वहाँ पे क्रिएट होता है। तो जनरली क्या मैंने भी बताया कि मेटल कार्बोनिल्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स फॉर्म करते हैं, तो ऐसे में कंसिडर किया जाता है कि आपके जो ईजी ऑर्बिटल्स होंगी वो जनरली वैकेंट होती हैं, T(x²-y² एंड Tz², और T2G ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं। और ये कितना फिल्ड कितना एम्प्टी है वो डिपेंड करता है अलग अलग मेटल आयन के ऊपर और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो होता क्या है कि मेटल की सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी कार्बन मोनोऑक्साइड की सिग्मा नॉन बॉन्डिंग के साथ। कार्बन सिग्मा नॉन बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप इसलिए करेंगी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा कार्बोनिल लिगेंड का वो ये इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस ऑर्बिटल इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया जाता है किसी भी एटम या किसी भी लिगेंड से, तो उसकी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाता है, बिकॉज वो हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है तो वो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल में रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका मेटल एटम है उसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल होगी उसको जो है आपका कार्बोनिल अपने सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आएगा, और ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन बेस्ड रहेगा बिकॉज इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से आए थे। ठीक है, अब होता क्या है जब इलेक्ट्रॉन कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए मेटल के पास चले जाते हैं, और मेटल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवरकम करने के लिए या डिलोकलाइज करने के लिए मेटल एटम क्या करता है, अगर लिगेंड के पास लोअर एनर्जी की कोई एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है तो उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। एज आई नो कि कार्बन में यहाँ पे पाई बॉन्ड बने थे, तो पाई बॉन्ड के रेस्पेक्टिवली पाई एंटी बॉन्डिंग भी क्रिएट हुए थे जो कि वैकेंट थे। तो मेटल अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाई ऑर्बिटल्स में ट्रांसफ़र कर देती है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, जिससे यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में दूसरा बॉन्ड बनता है, जो भी सिग्मा बॉन्ड के अलावा दूसरा बॉन्ड बनता है हम उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा के साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी बन गया, लेकिन ये पाई बॉन्ड जो हो रहा है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो मेटल से आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बैक पाई बॉन्ड। मेटल ने वापस से इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द बैक पाई बॉन्ड। जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना था दैट वाज नॉर्मल पाई बॉन्ड। तो इस तरह से मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट वैसे तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, इसमें क्या होता है कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नॉन बॉन्डिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। अब आप देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई 1 पाई 2 में 4 हैं। ठीक है, सिग्मा के बारे में बात नहीं कर रहे। अब जैसे मेटल एंटी बॉन्डिंग में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, तो एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आप देखिए
पहले यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक सिग्मा का बॉन्ड था और 2 पाई बॉन्ड थे। कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो कार्बन मोनोऑक्साइड का वो 3 बॉन्ड ऑर्डर था, ठीक है। तो अब देखो 2 सिग्मा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 पाई 1 में 2 पाई 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब पाई 3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2, डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो इसको आएगा 4/2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर 2। तो जब बॉन्ड ऑर्डर आपका पहले जो था वो आपका 3 था, लेकिन जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए फ्रॉम द मेटल एटम वो बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस होके 2 हो गया है। तो जिससे क्या होगा, अब जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे सी और ओ का, जो कि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ दिखाई दे रहा था, आफ्टर बॉन्डिंग विद द मेटल एटम वो इस तरह से नहीं रहेगा, अब उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है लेकिन सी और ओ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो सकता है, एम डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ। ये मैंने अभी आपको दिखाया प्रूव करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है तो वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग में जाने की वजह से जो है बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है, 3 से वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन 2 फॉर्म में जो है आपका मेटल कार्बोनिल एग्जिस्ट कर सकता है। ये डबल बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गली फॉर्म होगा ये डिपेंड करता है बैक पाई डोनेशन कैपेसिटी ऑफ द मेटल एटम, और वो इस पे डिपेंड करती है कि मेटल के ऊपर कम ऑक्सीडेशन स्टेट है होना चाहिए और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तब वो अच्छे से डोनेशन शो करती है। अब जो ये यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग हुआ है इसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या है कि आपका जैसे ही कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन देकर सिग्मा बॉन्ड बनाया था तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई थी। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिर से कंपनसेट करने के लिए मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जिससे कार्बन अपनी एनर्जी को रिगेन कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन ने जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन किया था उससे जो उसमें लॉस हो रहा था उसको मेटल ने कंपनसेट कर दिया और मेटल के ऊपर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो भी डिलोकलाइज हो गए। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो जब ये फिनोमिना आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिक का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन, तो ये हुआ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और इस फिनोमिना को हम कहते हैं सिनर्जी। आगे देखिए आपका यहाँ पे ऑर्बिटल्स शोन हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया बॉन्डिंग में। ये कार्बन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज ऑक्सीजन नॉट कार्बन, मिस प्रिंटिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि कार्बन की 2sp(Z) में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक 2sp(Z) में, और एक 2sp(Z) में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन के एक 2sp(Z) में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक 2sp(Z) में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन वाले 2sp(Z) ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद कार्बन की px में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन ऑक्सीजन की px में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों ओवरलैप करके पाई 1 का फॉर्मेशन करते हैं। फिर क्या होता है, कार्बन की py कम्प्लीटली वैकेंट होती है, ऑक्सीजन की py डबली फिल्ड होती है, तो ये इसको कंप्लीट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और पाई 2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कार्बन की एक sp2 जो कि डबली फिल्ड थी वो विदाउट ओवरलैपिंग रह जाती है, नॉन बॉन्डिंग रह जाती है, और ऐसे ही ऑक्सीजन की एक sp(Z) है वो नॉन बॉन्डेड रह जाती है, सिग्मा नॉन बॉन्डेड, सिग्मा नॉन बॉन्डेड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया और अब ये मेटल के साथ ओवरलैप करके मेटल कार्बोनिल का फॉर्मेशन कर लेंगे। कार्बन की सिग्मा नॉन बॉन्डेड से मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा और मेटल की फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन की एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन वापस आता है। ये आपको बैक पाई बॉन्डिंग शो हो रही है, मेटल के साथ बॉन्डिंग शो हो रही है। कार्बन की नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज बैक पाई बॉन्डिंग कि मेटल की फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन की एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल लिगेंड है, दिस इज अ गुड सिग्मा डोनर एंड सॉरी सिग्मा एक्सेप्टर एंड पाई डोनर। सॉरी मैंने उल्टा बोला। जो आपका CO है वो सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है, और इसी तरह मेटल आपका सिग्मा एक्सेप्टर है और पाई डोनर है, दोनों उल्टे हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, मेटल एटम इज सिग्मा एक्सेप्टर पाई डोनर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉन्डिंग। ये आपको मैंने जो अभी बताया कि जो ये मॉलिक्यूल है वो दो रेजोनेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें कि इसमें नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है और इसमें मेटल ने बैक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे सी और ओ के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 होता है, और जब बैक पाई बॉन्डिंग हो जाती है उसके बाद नियर टू द 2 हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। अब हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आईआर के इफेक्ट को देखते हैं। एविडेंस फॉर द सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग हुई है या नहीं, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है या पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्या होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसके बिहाफ पे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हमको मिलती है। उस बॉन्ड की जो स्ट्रेच होने की जो स्ट्रेंथ है उसको हम स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उन दो एटम के बीच के बॉन्ड की। और ये स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है इंफॉर्मेशन देती है, हर एक अलग अलग एटम की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है, और जब वो मेटल से बॉन्डेड होता है तो वो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किस तरह से चेंज होती है ये सब अलग अलग होती है मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ये फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या है, मेटल से बॉन्ड होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें देती है। अब उस फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे हम कैसे जानेंगे कि उसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लगा या नहीं लगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है उसका ये रिलेशन होता है इज इक्वल टू 1/2πc√k/μ। ये क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है आपकी 2π/kc लाइट कांस्टेंट, लाइट वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट, एंड पाई का कांस्टेंट है। उसके बाद के जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है, जो कि बॉन्ड ऑर्डर को दिखाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और म्यू जो होता है आपका रिड्यूस्ड मास होता है। सपोज आप दो एटम के बीच का स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हो, तो इन दो एटम का जो रिड्यूस्ड मास होगा दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो और रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो होता है ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की रिलेशन होती है। तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का पे जो इफ़ेक्ट आएगा वो हमें बताएगा कि वहाँ पे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखो आप वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का और इन दोनों पैरामीटर्स का आपस में रिलेशन क्या है। वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी कम आएगी उस मॉलिक्यूल के लिए। और जो आपका रिड्यूस्ड मास है, अगर रिड्यूस्ड मास दो एटम के बीच का कम है तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, और रिड्यूस्ड मास ज़्यादा है तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम होगी। अब आप देखिए फोर्स कांस्टेंट या फोर्स स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होती है, जब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो फोर्स स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको इस तरह की दो बॉन्डिंग्स होती हैं एम, ऊपर वाले में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं लग रहा है इसमें, और इसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लग रहा है। तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, अब देखो सी और ओ की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो वो क्या इन्फॉर्मेशन देगा, सी और ओ में ट्रिपल बॉन्ड लाई कर रहा है यानी फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, और नीचे वाले में बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो गया तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। सो अपर वन वाले केस के लिए जो आपका वैल्यू आएगा वो फ्रिक्वेंसी की ज़्यादा आएगी, अगर सेम मेटल आइटम प्रेजेंट है, तो नीचे वाले के लिए वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ से इंडिकेट होगा फ्रिक्वेंसी को देख के, अगर फ्रिक्वेंसी कम है इट मीन्स वहाँ पे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लगा है, बिकॉज फ्रिक्वेंसी रिड्यूस होने का रीज़न क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का बॉन्ड रिड्यूस हो गया। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वहाँ पे नहीं लगा है या कम लगा है। ठीक है, ऐसे ही रिड्यूस्ड मास पे होगा। जो फ्री कार्बोनिल की वैल्यू होती है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सी ओ जो हमने बनाया था उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो 243 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जब ये कार्बोनिल मेटल के साथ बॉन्डेड हो जाता है MC ट्रिपल बॉन्ड O बन जाता है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है 2000 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है फ्री कार्बोनिल के केस से जब वो मेटल बॉन्डेड हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि मेटल बॉन्डेड जब होगा तो मेटल उसके एंटी बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ज़रूर ट्रांसफ़र करेगी, जिससे ये बॉन्ड ऑर्डर 3 ना रह के 3 से कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी फ्रॉम 2143 से रिड्यूस होकर 2000 सेंटीमीटर इनवर्स चली जाएगी। फ्री के केस में ऑलवेज 3 बॉन्ड ऑर्डर रहता है,
उसकी वजह से उसकी ये वैल्यू आती है। अगर मेटल कार्बन में जो कार्बोनिल है वो एक मेटल से अटैच्ड है, उस केस में उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अगर ये दो मेटल को बॉन्ड करेगा तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। उसका रीज़न क्या होगा कि आपका जो कार्बोनिल है वो दो मेटल एटम से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये भी इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी, जिससे कि सी और ओ के बॉन्ड बीच का बॉन्ड और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा और उसकी वजह से उसके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और भी कम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका बॉन्डिंग पार्ट और उस बॉन्डिंग से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में, ये हमने डिस्कस किया। दिस इज़ योर पार्ट 1 ऑफ मेटल कार्बोनिल। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका पार्ट 2 होगा, उसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक फैक्टर देखा है बैक पाई बॉन्डिंग का, और दूसरे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को एटम की को अफेक्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।